हाँ जी। सो वेलकम टू टीसीआर द कोर्ट रूम। माई सेल्फ शिवम ठाकुर। आई टीच लीगल इन टीसीआर। सो आज हम लोग कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। वी विल ट्राई कि हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं वो हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। फिर देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हमारे बच जाएंगे आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कर दीजिएगा। हम आपको वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें ध्यान देना है वो बोल रहा है कि वेट अ मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। ये बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रियम्बल कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडिया? पहली बात तो हमें यह समझनी है कि प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट कब माना गया, कब बोला गया कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो वहां पे हम केस कौन सा लेकर के आते हैं? केशव नंद भारती। केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, जल्दी सोचिए मन में अपने, स्टेट ऑफ केरला। सिर्फ इस चीज को याद करने से फायदा नहीं होगा बेटा, यह भी याद करना पड़ेगा कि केशव नंद भारती कब आया था। तो 1973 में आया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे स्पेसिफिक डेट पूछ लेते हैं। सो 24 ऑफ अप्रैल 1973 केशवन भारती। और बहुत ही अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, सो केशवनंद भारती का पूरा नाम क्या था? जल्दी से अपने मन में सोचिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। केशवनंद भारती केस का पूरा नाम था हिज हॉलीनेस केशवनंद भारती श्रीपद गलवरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाई इज द प्रियम्बल कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसका आंसर क्या होगा बेटा? पहला क्या बोल रहा है? इट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, नहीं, इसकी वजह से नहीं। इट इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी, राइट आंसर। बिकॉज ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। जब बेटा हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हम जाते हैं, हम सीधे कामेश्वर प्रसाद वाले केस से लेकर के केशवनंद भारती तक जो पूरी एक ट्रेल बनी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। वहां हमें क्या मालूम पड़ता है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? द प्रिंसिपल द वैल्यूज विच आर मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही है बेसिक स्ट्रक्चर। आपका क्या हो गया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही प्रिंसिपल्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कोई वर्ड नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, कोई आर्टिकल नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। जो प्रिंसिपल इनहेरिट हैं उन आर्टिकल्स के पीछे, उन वर्ड्स के पीछे, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हम और इसको डिटेल में अपनी क्लास में पढ़ेंगे, डोंट वरी। विच फंडामेंटल राइट, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जल्दी से आ जाते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं तो विच फंडामेंटल राइट इज मोस्ट, देखो यहां पे इन्होंने मोस्ट वर्ड का यूज किया है, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन। सबसे पहली बात तो यह है कि यह बात समझना कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता क्या है। बेटा ये आप ये समझिए कि जितने भी हमारे पास में राइट्स हैं उन पे एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हम रेस्ट्रिक्शंस कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में पढ़ते हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस और जो हमारे राइट्स हैं उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम ये बोल सकते हैं उनके बीच में एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। वही है आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो बच्चा आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ये दे हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है? द शिफ्ट फ्रॉम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, शिफ्ट फ्रॉम
प्रोसीजर established by law to just, fair and reasonable procedure was primary the result of। इस बात को समझिए, बताइए इसका आंसर। कि भाई जो एक वर्ड मेंशन था कि प्रोसीजर established by लॉ, जो ये शिफ्ट हुआ है कि प्रोसीजर established by लॉ से जो अब हम बात करते हैं कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। भाई लॉ तो, क्या लॉ में अगर कोई ऐसा प्रोसीजर जो लॉ में फेयर नहीं है बट वो लॉ में मेंशन है, तो क्या उसको हम अप्लाई कर देंगे? क्या वो सही चीज है? नहीं। द प्रोसीजर शैल बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब ये शिफ्ट कब हुआ, किस केस में हुआ? तो बेटा ये शिफ्ट हुआ है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन, सिर्फ केस लॉ याद करने से फायदा नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। पहला आंसर मेरा क्या होना चाहिए कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब आया था, इसका जजमेंट कब आया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। चलो भाई जल्दी से देख लो क्वेश्चन, अपने आप पहले सोच लो। दे आर आस्किंग करेक्टली मैच्ड, मतलब हमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? जो करेक्ट है। क्योंकि गलती तो बहुत जगह है, जहां पे सत्यता है वो ढूंढो। आर्टिकल 14, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नहीं भाई, जल्दी से बताओ मुझे, आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सही आंसर है ये आपका। आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के बारे में। आर्टिकल 32 बेटा ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। सॉरी। एंड राइट टू इक्वालिटी के बारे में कौन बात करता है बेटा? आर्टिकल 14। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हम और जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड बाय। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड बाय। ठीक है, आर्टिकल 13 यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं एक बार। ये पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट की पावर है, जो उसकी पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, उस पावर को कहां पे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं? कौन रेस्ट्रिक्ट करता है? सो बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां पे दिया गया था? केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पूरा नाम क्या है? हमने बात की थी अभी। हिज हॉलीनेस केशवनंद भारती श्रीपद गलवरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये कब आया था? जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स करोगे, वैसे इसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बेटा यही होगा 5 का। विच फीचर इज कॉमन टू बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। भाई कौन सी ऐसी बात है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और ब्रिटिश में सेम है? सो बच्चा, वो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में कि क्या सेम है। बताइए बच्चा, क्या सेम है? सो बेटा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोथ कंट्रीज फॉलोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। नहीं भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। जुडिशियल रिव्यू वहां भी नहीं है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं। ये एक ऐसा फीचर है जो दोनों कंट्रीज के लॉज में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 7।
विच प्रिंसिपल गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आफ्टर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आप मुझे बताइए कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस लॉ कब आया था? तो ये आया था बेटा आपका 1980 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये बात करता है कि बेटा देयर मस्ट बी अ हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फिर ना एक बहुत ही बड़ा डिबेट चला कि भाई फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या फिर डीपीएसपी सुपीरियर है। सो लास्ट में जो हमारे कोर्ट्स, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि देखो हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद इच अदर। हमें किसी भी लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करना है कि दोनों में हम हार्मोनी बिठा पाए। कि इसका मतलब क्या है कि जो दोनों की वैल्यूज हैं वो बची रहे, हम एक मिडिल पाथ पे वर्क कर लें। हम ये नहीं बोलेंगे कि फंडामेंटल जो राइट है वो सुपीरियर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि डीपीएसपी सुपीरियर है। हमें जो वर्क करना है, जो हमें इंटरप्रिटेशन करना है, वो ऐसा करना है कि हम इन दोनों के बीच में एक हार्मनी को बिठा पाए। सो बेटा ये आपके मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ में ये बात हुई थी। ठीक है। सोचा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक मिनट। हम्म। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी मींस, इसका मतलब क्या होता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, बेटा मान लीजिए कि कोई भी लॉ बना हुआ है। अब उस लॉ में कोई एक छोटा सा पार्ट है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अब वैलिड नहीं है, जिसकी वैल्यू अब नहीं है। सो बेटा उस पर्टिकुलर, या फिर कोई ऐसा लॉ है जिस लॉ को सर्व करते हुए हम जस्टिस को सर्व नहीं कर पाएंगे। सो बेटा हमें क्या करना चाहिए कि हम उस पूरे लॉ को इनवैलिड नहीं कर देंगे, हम उस पूरे लॉ को नहीं हटा देंगे, हम उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे जो पार्ट से हमारे लॉ में दिक्कत आ रही है। मतलब बेटा हम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है स्टैच्यूट से उसको हटा देंगे, जो रेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। जब बेटा आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब बेटा आप सेक्शन नंबर 28 पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वहां भी आप ये चीज देखोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है हमने उसको हटा दिया, जो वैलिड है उसको हमने इनफोर्सेबल रखा। पढ़िएगा उसको, आपको अच्छा लगेगा वो। और फिर उसके बाद में आप 28 के बाद में सेक्शन नंबर 54 भी पढ़िएगा प्लीज। इन दोनों जब सेक्शंस को आप पढ़ेंगे तो एक हार्मनी बैठ पाएगी आपकी समझ में। फिर बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच केस इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स? देखो बेटा केसरन भारती तो किससे बात करता है? बेसिक स्ट्रक्चर से बात करता है। मेनका गांधी किससे बात करता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से बात करता है। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है बेटा? ये बात करता है ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात करता है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए। सो बच्चा हम ऐसे अपने ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर तो ये दो केस लॉस पढ़े ही थे ना। और बेटा अगर आप इसको समझदारी से इस वीडियो को देखना चाह रहे हो, तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कि आपको अभी इन पर्टिकुलर केसेस के, कि ये किस साल में इनका जजमेंट आया, इनकी जजमेंट ईयर क्या है बेटा, वो भी आपको नोट करना चाहिए। उससे आपकी समझ बढ़ती है, उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बेटा ये क्या होता है? किसी भी कंट्री का फेडरल होना क्या होता है? कि बेटा जो कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों की पावर कैसी है? सेपरेट है। उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो इंडिया में कैसा है बेटा? बेटा इंडिया में फेडरल सिस्टम है, तो
बट इट्स अ क्वाजी या क्वाजाई फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर के पास में ज्यादा पार्ट्स दी गई हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट। सो वी कैन से कि हाँ सॉरी, स्टेट के पास में कुछ हद तक पावर तो है, बट सेंटर के पास में ज्यादा पावर है। ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। द रेसिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया वेस्टेड इन। द रेसिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स भाई किस लिस्ट में आती हैं? सो बेटा यूनियन लिस्ट में आती आती हैं। आर्टिकल 248 एंट्री नंबर 97, यूनियन लिस्ट। याद कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 248 बात करता है, आर्टिकल 248 लिस्ट की बात करता है, उसमें यूनियन लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 97 है वो बात करती है रेसिडरी लेजिस्लेटिव पार्ट्स, इनके बारे में। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिए, रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई क्यों नहीं? फेडरलिज्म यस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अरे बहुत जरूरी है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पर्डन नहीं। दिस इज द राइट आंसर। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पर्डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेसिडेंट पावर टू promulgate ordinances is subjected to। द प्रेसिडेंट्स पावर टू promulgate ordinance is subject to। बेटा पहले हम बताएंगे या आप बताइए मुझे कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में दी हुई है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। आर्टिकल 123। इसको याद कर लीजिए, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 1 2 3 ऑर्डिनेंस फ्रेम हो गया। फिर 213 गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की। सो बेटा आप इन चीजों को प्लीज ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो है आर्टिकल 123 में। वहीं पे जो गवर्नर हमारे हैं, जो उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है बेटा, वो किसमें है? आर्टिकल 213। दोनों आर्टिकल्स को याद कर लीजिए बेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। द प्रेसिडेंट्स पावर टू promulgate ordinances इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बेटा जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फ्रेम करता है, सॉरी बेटा पता नहीं कौन सा मैं ठंडा पानी पी लिया और उसकी वजह से गला खराब हो रखा है। सो जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है बेटा, सो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया है तो उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नहीं, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाए हैं वो जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है। ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। द डॉक्ट्राइन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी implies that the council of ministers is responsible to the लोकसभा। बेटा ये आपका आर्टिकल 74 की एग्जैक्ट वर्डिंग है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं बेटा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। ओके। आर्टिकल 74 प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको। एक मिनट। हम्म विच आर्टिकल इम्डाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है, कौन से आर्टिकल में जो ये प्रिंसिपल है, कौन सा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये उसमें से यू कैन से इनलाइन में है या उसमें पहले से इनहेरिट है? सो बेटा आर्टिकल 14। बेटा आपको जो डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इनका आप मुझे डिफरेंस बताओगे प्लीज। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस एज वेल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है बेटा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ।
राइट टू लाइफ इज ऑल्सो फॉर नॉन सिटीजन्स, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे कोई भी हो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32। बेटा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी हमारे संविधान की आत्मा है वो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हमें रेमेडीज प्रोवाइड कर रही है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रीच कर सकते हो अपने उस फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट के लिए। सो बेटा हम बात करते हैं, इट इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट बेटा, बिकॉज आर्टिकल 12 से लेकर के आप जो 35 तक क्या है बेटा, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। सो आर्टिकल 32 ऑटोमेटिक, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, सोल है। सो बेटा वैसे ही हमें क्या है यहां पे कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32। इट मेरली अ प्रोसीजरल प्रोविजन? नो, इट्स अ प्रॉपर फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर बी। अब बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद बेटा एक्सपेंशन ऑफ लोकस स्टैंडाई एंड पीआईएल। बेटा लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को उसके कोई राइट वॉयलेट हुए हैं या उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में अपनी बात को रख सकता है, अपना स्टैंड ले सकता है। बेटा उस ये होता है लोकस स्टैंडाई का मतलब, ओके। पीआईएल हम सब जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बट इस टाइम पे तो ये कुछ और बन चुकी है। अब हम उसका वो वर्ड में यूज करना चाहूंगा नहीं, पब्लिसिटी से वो वर्ड होता है तो आप लोग समझ गए होंगे। सो आर्टिकल नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। लॉ पढ़ाते पढ़ाते अब आर्टिकल्स ही आ जाते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेट सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ना सिर्फ आप ये छोटा सा क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप क्या टिक करते, शेड्यूल 7। बट नहीं बेटा, ये बात कर रहा है कि राज्यसभा के सीट्स के एलोकेशन की, तो फोर्थ शेड्यूल। ध्यान देना इस चीज को, ऐसे ही कुछ नहीं कर देना, ठीक है, कि बस एलोकेशन सुनते ही तुरंत ही हम कहां मूव कर जाते हैं बेटे में बच्चा। हम्म। सो आज बच्चा जो हम अपनी क्लास है क्वेश्चन नंबर 19 तक रखते हैं। अगर बेटा आपको ये प्रॉपर 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पॉलिटी इसकी पीडीएफ है। अगर बेटा आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको सही लगे जो एग्जाम में आते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा आप कमेंट में पीडीएफ लिख सकते हो या फिर कमेंट में प्रॉपरली हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या ले सकते हो। और भाई जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा, और वी विल ट्राई कि हमारी टीम ट्राई करेगी कि हम हर कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।